हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज की इस बेहतरीन सी क्लास में। और आज आदित्य बैच का क्लास नंबर 29 है, जिसमें हम सभी आज बात करने वाले हैं। क्योंकि हमारा मौर्य साम्राज्य चल रहा था और हमने अशोक के अभिलेखों के बारे में पिछली वाली कक्षा में अच्छे तरीके से समझ लिया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, अंतिम वीडियो है मौर्य साम्राज्य पर, यानी कि आज के बाद मौर्य साम्राज्य का अंत हो जाएगा और फिर हम इसके बाद सुंगा डायनेस्टी पढ़ने वाले हैं बेहतर तरीके से। आज हम बात करें तो आज हम अशोक के धम्म की नीति को जानेंगे। परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अशोक की धम्म की नीति क्या थी, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कुछ प्रश्न बनते हैं मौर्य काल से, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये परीक्षा के लिए। आपसे पूछ लेता है मौर्य काल की आर्थिक स्थिति से प्रश्न, सामाजिक स्थिति से प्रश्न और प्रशासनिक व्यवस्था से कुछ अधिकारियों के बारे में ऑप्शन में देकर प्रश्न पूछ लेता है। तो आज के इस वीडियो में हम सभी संपूर्ण मौर्य काल की आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था की भी चर्चा करेंगे और इसे बेहतर तरीके से समझेंगे कि अगर परीक्षा में कहीं से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है तो आप उसका उत्तर देने में सक्षम हो और बेहतर तरीके से आप सभी चीज़ों का सही से आंसर दे पाएं। तो चलिए, मेरा नाम मिलिंद मिश्रा है, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। और चलिए आज का टॉपिक हम शुरुआत करते हैं। पहले हम बात करेंगे अशोक के धम्म की नीति के बारे में। तो आप एक प्यारी सी हेडिंग डाल लीजिएगा, अशोक की धम्म की नीति। अशोक की धम्म की नीति, धम्म की नीति। आखिर अशोक के धम्म की नीति क्या थी भैया? ये धम्म की नीति क्या होती है, इसके बारे में मैं आपको आज सब कुछ बताने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास की। आप ऐसे प्यारी सी हेडिंग डाल लीजिए और फिर हम इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं दोस्त अशोक के धम्म की नीति के बारे में, तो अशोक ने मनुष्यों को नैतिकता सिखाने के लिए कुछ नियम तथा कुछ कानून बनाए और उन्हीं नियमों और कानूनों की संहिता को हम क्या कहते हैं, तो धम्म कहते हैं। धम्म एक टर्म है जो अशोक के द्वारा प्रयोग किया गया बौद्ध धर्म में, क्योंकि आप जानते हैं अशोक बौद्ध धर्म को मानता था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और कलिंग युद्ध के बाद जब भयंकर नरसंहार को देखकर उसका हृदय परिवर्तन हुआ तो उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया और उसने हिंसा के पथ को त्याग कर अहिंसा के पथ को अपना लिया। उसने भैरी घोष की जगह धम्म घोष की नीति अपना ली। आपको ये पता होना चाहिए। अगर मैं पूछूं तो एक प्रश्न पूछ लेता हूं, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप आंसर देंगे तो ये पता चलेगा कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं या नहीं। अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन मैं शुरुआत में पूछ रहा हूं, आप सभी अंत तक इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। क्वेश्चन मैंने पूछा है भैया कि अशोक के किस अभिलेख में, या मैं पूछ लूं अशोक के चौथे अभिलेख में क्या उल्लेख मिलता है? अशोक के चौथे शिलालेख में क्या मिलता है या क्या उल्लेख मिलता है? अशोक के चौथे शिलालेख में क्या उल्लेख मिलता है? आपको आंसर देना है। मैं रोज आपसे एक प्रश्न पूछ लिया करूंगा, इससे ये होगा कि आप सभी इसका आंसर देंगे। तो अगर मैं बात करूं कि अशोक के चौथे शिलालेख में क्या उल्लेख मिलता है, तो आपको बता देना है कमेंट बॉक्स में। आप सभी कमेंट करना ना भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिख दीजिएगा। इससे पता लगेगा कि कितने स्टूडेंट्स सीरियसली वीडियो को देख रहे हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ। अब हम आते हैं धम्म की नीति पर। धम्म की अगर हम नीति की बात करें तो ये अशोक ने इसकी शुरुआत की थी। धम्म की नीति क्या है? तो अगर हम बात करें धम्म क्या है, तो आप कहेंगे भैया कि अशोक ने, अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं कि आखिर धम्म की नीति होती क्या है, तो भैया अशोक ने मनुष्यों को नैतिकता सिखाने के लिए, मनुष्यों को नैतिकता सिखाने के लिए, नैतिकता हम कह सकते हैं अच्छे आचरण, कैसे आप लोगों के साथ व्यवहार करेंगे, आप सभी धर्मों का सम्मान करेंगे, अपने माता पिता का सम्मान करेंगे, ये सारी चीज़ें नैतिकता में आती हैं। आप हमेशा सत्य बोलेंगे, हमेशा प्रेम से बोलेंगे,
किसी प्रकार की हिंसा नहीं करेंगे, यानी कि अहिंसा के पथ पर चलेंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं हमेशा पवित्र रहेंगे। ये सारी चीज़ें क्या आती हैं, नैतिकता का पार्ट होती हैं। आप सभी ने बचपन में पढ़ा होगा नैतिक शिक्षा, उसमें क्या होता है, बच्चों को अच्छे आचरण सिखाए जाते हैं। एक अलग से विषय लगता है, जब मैं पढ़ता था तब तो लगता था लगभग कक्षा 6 तक, या आप कह सकते हैं 7-8 तक एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा लगता था, क्योंकि मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हूँ तो उसमें एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लग जाते थे। गवर्नमेंट में हो सकता है ना लगते हूँ। तो अगर मैं बात करूँ तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था तो उसमें एक बुक आती थी नैतिक शिक्षा करके, तो उसका भी पेपर होता था। तो उसमें क्या होता था कि उसमें यही कहानियाँ होती थी कि माता पिता का आचरण मतलब कैसे सम्मान करें, कोई अतिथि आपके घर में आए तो आप कैसे उसे नमस्कार पहले करेंगे, फिर उससे बैठाएंगे, फिर पानी के लिए पूछेंगे। ये सारी चीज़ें हमारी नैतिक शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। तो ठीक उसी प्रकार भैया अशोक ने मनुष्यों को नैतिकता सिखाने के लिए कुछ नियम तथा कानूनों की संहिता बनाई, और उसी को हम धम्म कहते हैं या धम्म की नीति कहते हैं। तो आप लिख लेंगे कि अशोक ने मनुष्यों को नैतिकता सिखाने के लिए, अशोक ने मनुष्यों को या प्रजा को नैतिकता सिखाने के लिए, नैतिकता सिखाने के लिए कुछ नियम तथा कानूनों, नियम तथा कानूनों की संहिता बनाई, उसे ही हम धम्म की नीति कहते हैं। उसे ही हम धम्म या धम्म की नीति कहते हैं। उसे ही हम धम्म की नीति कहते हैं। धम्म की नीति, या आप कह सकते हैं धम्म कहते हैं। ये अशोक की एक विचारधारा थी, और बहुत सारे लोगों ने धम्म की नीति स्वीकार भी की। अशोक ने इसका प्रचार प्रसार भी कराया। उसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी कराया। मैंने बताया था कि श्रीलंका में उसके पुत्र और पुत्री महेंद्र तथा संघमित्रा जाते हैं बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो भैया यही धम्म की नीति है कि अशोक ने मनुष्यों को नैतिकता सिखाने के लिए कुछ नियम तथा कानूनों की संहिता बनाई, और उसे ही भैया हम धम्म की नीति कह देते हैं। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अच्छा, अगर हम बात करें कि धम्म की नीति का मूल सिद्धांत क्या है, तो अगर मैं बात करूं कि धम्म की नीति का मूल सिद्धांत क्या है, तो अपने इच्छाओं पर नियंत्रण प्राप्त करना ही अशोक की धम्म की नीति का मूल सिद्धांत है। क्या मूल सिद्धांत है भैया? तो अपने आप को नियंत्रित करना या अपने इच्छाओं को नियंत्रित करना ही, आप लिखेंगे भैया, अपने आप को नियंत्रित करना ही, अपने आप को नियंत्रित करना ही धम्म की नीति का मूल सिद्धांत है। धम्म की नीति का या धम्म का मूल सिद्धांत है। मूल सिद्धांत है। यानी कि दोस्त, अगर आपसे कोई पूछे कि ये धम्म की नीति हमें क्या सिखाती है, तो यह अपने आप को नियंत्रित करना सिखाती है। कैसे मनुष्य अपने इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर सकता है या अपने आप को नियंत्रित कर सकता है, उसी के बारे में बताया गया है धम्म की नीति में, और यही इसका मूल सिद्धांत है। अच्छा, धम्म की नीति की चर्चा अशोक के दूसरे तथा 7वें स्तंभ लेख में मिलती है। तो आप लिख लीजिएगा कि धम्म की नीति की चर्चा, धम्म की नीति की चर्चा, नीति की चर्चा अशोक के 7वें, या आप कह सकते हैं अशोक के दूसरे तथा 7वें धम्म की नीति की चर्चा अशोक के दूसरे तथा 7वें स्तंभ लेख में मिलती है। किस में मिलती है भैया? तो स्तंभ लेख में मिलती है। स्तंभ लेख
में मिलती है, मिलती। अशोक के धम्म की नीति की चर्चा हमें दो स्तंभ लेखों से मिलती है। वो कौन कौन से हैं? तो भैया आप कहेंगे एक तो दूसरा स्तंभ लेख और एक सातवां स्तंभ लेख। इनमें अशोक के नीति की चर्चा मिलती है। मैंने स्तंभ लेखों के बारे में आपको ऑलरेडी ही पढ़ा दिया है। तो अगर मैं बात करूं दोस्त कि कौन कौन से गुणों की चर्चा मिलती है, तो इसमें धम्म के कुछ गुणों की चर्चा मिलती है। धम्म के कुछ गुण, धम्म के कुछ गुणों यानी कि क्वालिटीज की चर्चा मिलती है, गुणों की चर्चा मिलती है। अशोक का जो ये वाला स्तंभ लेख है, इसमें धम्म के कुछ गुणों की चर्चा मिलती है। कौन कौन से गुण? तो भैया इसमें बताया गया कि धम्म के क्या क्या गुण होते हैं। आप कहेंगे भैया एक तो सत्यवादिता। अगर आपको धम्म की नीति को स्वीकार करना है तो आपको हमेशा सत्य बोलना चाहिए। यानी कि अगर आप धम्म की नीति को स्वीकार करना चाहते हैं तो आप हमेशा सत्य बोलेंगे। सत्यवादिता इसका गुण है धम्म की नीति का। अगर आप धम्म को स्वीकार करेंगे तो आपको हमेशा सत्य बोलना पड़ेगा। सत्यवादिता हो गया। पवित्रता, हमेशा आपको पवित्र रहना है, तो पवित्रता इस नीति की विशेषता है या इसका गुण है। इसके साथ आप कहेंगे भैया सत्यवादिता, पवित्रता, अगर मैं बात करूं तो मृदुता। क्या भैया? मृदुता। सत्यवादिता, पवित्रता, मृदुता। इसके साथ अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे भैया दया, दान, कल्याण। दया, दान, कल्याण। भैया सत्यवादिता, पवित्रता, मृदुता, दान, दया, कल्याण, ये सारी चीजें धम्म के गुणों की क्या है? धम्म के गुण हैं। यानी कि अगर कोई धम्म स्वीकार करना चाहता है तो ये सारी चीजें आपको स्वीकार करनी होंगी। एक चीज और है साधुता, मृदुता, साधुता यानी कि साधु हो जाना, भिक्षुक हो जाना, यानी कि सारी चीजों का त्याग कर देना, जो सुख सुविधाएं हैं उनका त्याग कर देना। तो अगर आप धम्म की नीति को स्वीकार करना चाहते हैं तो धम्म के कुछ गुण है सत्यवादिता, पवित्रता, मृदुता, साधुता, दया, दान, कल्याण। ये सारी चीजें क्या है? इसके गुण है। इसके साथ साथ अशोक ने अपने धम्म की नीति में क्या कहा कि प्रत्येक मनुष्य को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। क्या कहा धम्म की नीति में? आप लिख लीजिएगा कि प्रत्येक मनुष्य को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए या उनके आज्ञा का पालन करना चाहिए। अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, की आज्ञा का पालन करना चाहिए, पालन करना चाहिए। यानी कि अशोक ने अपने धम्म की नीति में बताया कि जो हर मनुष्य है या प्रत्येक जो प्रजा है उनको अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि भिक्षुक तथा ब्राह्मणों का आदर करना चाहिए। उन्होंने क्या कहा धम्म की नीति में? ये चीजें आप ध्यान रखिएगा क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि अशोक किनका सम्मान करता था। तो भिक्षुक और ब्राह्मणों का अशोक ने अपने 11वें शिलालेख में बताया है कि मेरे अधिकारी, उसने कहा है अपने अधिकारियों से कि मेरे भी जितने भी अधिकारी हैं, मंत्री हैं, वो ब्राह्मणों को कभी ना सताएं। अशोक के 11वें अभिलेख में ऐसा वर्णन मिलता है कि ब्राह्मण जो हैं उनको ना सताया जाए। तो ऐसे ही धम्म की नीति में भी अशोक ने कहा है कि प्रत्येक मनुष्य को ब्राह्मण तथा भिक्षुक का सम्मान करना चाहिए, का सम्मान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अशोक के धम्म की नीति क्या कहती है कि मनुष्य को जियो और जीने दो की नीति का पालन करना चाहिए। यानी कि अपना जीना चाहिए और दूसरे को जीने भी दो। यानी यही बात बताती है कि अशोक ने युद्ध की नीति का भी त्याग कर दिया था, क्योंकि उसके मन में आ गया था कलिंग वार के बाद
उसे ऐसा लगा कि दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए, कभी भी युद्ध होता है तो दूसरे ही परेशान होते हैं, तो खुद तो जियो भैया, लेकिन दूसरों को जीने दो। ये नहीं कि खुद तुम अच्छे से जी रहे हो और दूसरे को तुम टेंशन दे रहे हो, परेशान कर रहे हो या कष्ट दे रहे हो। तो खुद तो जियो लेकिन दूसरों को भी जीने दो। तो उसने कहा, अशोक ने क्या कहा कि प्रत्येक मनुष्य को जियो तथा जीने दो की नियम का पालन करना चाहिए। जियो ये वाला जियो नहीं है सिम कार्ड वाला, जियो यानी कि जीना। ओके, तो लिख लीजिएगा। अशोक की धम्म की नीति एक बात और बताती है कि मनुष्य को जियो तथा जीने दो, जियो तथा जीने दो की नीति का पालन करना चाहिए, कि नीति का पालन करना चाहिए। चलिए, यहीं पर समाप्त होती है अशोक के धम्म की नीति। ये सारी शिक्षाएं उन्होंने दी। वैसे बहुत ज़्यादा डीप जाओगी तो बहुत सारी शिक्षाएं उन्होंने दी है, लेकिन इतना हमें जानना चाहिए जो अशोक के धम्म की नीति कहती है। थोड़ा एक्स्ट्रा जाकर मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि जानना चाहिए आपको। इतिहास पढ़ रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से समझिएगा। इसका आंसर आप जरूर दे दीजिएगा। किसमें? तो कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर जरूर दे दीजिएगा। चलिए, अब इसके बाद आगे की चीज़ों के बारे में बात करेंगे। नोट कर लीजिए इसे, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पानी पी लेता हूँ, फिर बात करते हैं। चलिए, बात करने वाले हैं अब हम मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था के बारे में। यहाँ पर अशोक के सारे टॉपिक खत्म हो रहे हैं। अब हम मौर्य काल के प्रशासनिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो फटाफट मैं इसे इरेज करता हूँ और फिर बात करते हैं आगे की चीज़ों के बारे में। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी बेहतरीन तरीके से। आपको अच्छे से समझाने का मेरा प्रयास हमेशा रहता है और बेहतर तरीके से समझते हुए चलिए। और धीरे धीरे मैं बहुत सारी क्लासेस अब इस पर नई लाने वाला हूं। बस आप सभी सपोर्ट करते रहिए। अगर नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा स्टडी विथ मिलिंद, तो आपको हमारा यूट्यूब चैनल या आप कह सकते हैं टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं। वहाँ पर मैं नोट्स वोट्स दे देता हूँ, तो इस समय तो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं दे देता हूँ या क्विज विज पूछ लेता हूँ तो बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं कोशिश करूँगा कि जो चीज़ यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ उसकी क्विज रोज मैं टेलीग्राम चैनल पर ले लिया करूँ, तो ज्वाइन कर लीजिएगा स्टडी विथ मिलिंद। अब हम बात करते हैं मौर्य काल की आर्थिक व्यवस्था के बारे में, कि आखिर मौर्य काल की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मौर्य काल की आर्थिक व्यवस्था के बारे में। भैया, मौर्य काल की थोड़ी चीज़ें लिख लीजिए मौर्य काल के बारे में, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है। मौर्य काल की आर्थिक व्यवस्था, मौर्य काल की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, क्या थी, सबके बारे में जानेंगे। बस आप पूरा वीडियो देखा कीजिए ना, हर चीज़ें आपको समझ में आएंगी। यहाँ पर मौर्य काल की मैं आर्थिक व्यवस्था की बात करूँ साथी, तो इस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? फैक्ट्रियाँ तो थी नहीं आज की तरह, तो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या रहा होगा? एक तो कृषि रहा होगा, खेती रहा होगा, उसके अतिरिक्त पशुपालन रहा होगा। तो अगर मैं बात करूं, आपसे कोई पूछे कि मौर्य काल की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, अगर आपसे पूछा जाए कि परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनता है कि मौर्य काल की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, तो भैया मौर्य काल की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो भैया क्या था? कृषि तथा पशुपालन। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि तथा पशुपालन था। यह प्रमुख आधार था अर्थव्यवस्था का। अच्छा भैया, जब खेती की जाती थी तो क्या मौर्य काल में टैक्स लिया जाता था? खेती पर कर लगता था, उत्पादन पर कर लगता था? तो जी हाँ, बिल्कुल लगता था कर। कितना कर लगता था? तो मान लीजिए जैसे ये आपका खेत है कोई, और आपने इस पर कुछ फसलें बो दी ऐसे, और फसलों का उत्पादन बहुत अच्छा हुआ, तो भैया इस पर टैक्स भी लगेगा। कितना टैक्स लगेगा? तो अगर मैं बात करूं टैक्स की, तो मौर्य काल में भी टैक्स लगते थे।
जिसे हम कर कह देते हैं, कर लगता था। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कितना कर लगता था। तो आप कहेंगे भैया ये उत्पादन पर, आप कहेंगे उत्पादन, उत्पादन पर कर। अब भैया इसमें दो उल्लेख मिलता है कि आखिर मौर्य काल में कृषि उत्पादन पर कितना कर लगता था, क्योंकि फसलें जब यहाँ से उत्पादित होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, उत्पादन कहेंगे। ओके, जो प्रोडक्ट यहाँ से निकलेगा, इस खेत से जो प्रोडक्ट निकलेगा, प्रोडक्ट निकलेगा उस पर क्या लगेगा, उस पर टैक्स लगेगा भैया। क्या लगेगा, टैक्स लगेगा, टैक्स लगेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो उत्पादन पर टैक्स लगेगा भैया, तो कितना लगेगा। तो मौर्य काल की आर्थिक व्यवस्था में अगर हम बात करें तो उत्पादन कर की दो चीजें मिलती हैं कि आखिर खेती पर कितना कर लगता था। तो एक तो है भैया चाणक्य के हिसाब से, चाणक्य कहते हैं अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में, चाणक्य की अर्थशास्त्र में उल्लेख मिलता है कि कुल उत्पादन का 1/6 भाग टैक्स होता था। चाणक्य की अर्थशास्त्र में उल्लेख मिलता है कि कुल उत्पादन का, कुल उत्पादन का, कुल उत्पादन का 1/6 भाग क्या लगता था, तो भैया कर लगता था, जिसे हम टैक्स कहते हैं। यानी कि किसी किसान ने एक खेत में फसलें उगाई, जब फसलें उत्पादित हो गई तो उस पर पूरी फसल का 1/6 भाग क्या लगेगा, कर लगेगा। ये तो बताया गया है किनके द्वारा, चाणक्य जी के द्वारा। लेकिन एक और टैक्स का एग्जाम्पल मिलता है, वो क्या है, वो भैया एक साथी थे मेगस्थनीज, आप सभी जानते होंगे, हेलेना के साथ आए थे। सेलुकस निकेटर की पुत्री का विवाह, जब मैंने चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ाया था तो सेलुकस निकेटर की पुत्री का विवाह, जिनका नाम कार्नेलिया था या जिन्हें हम हेलेना कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ था। तो सेलुकस निकेटर ने अपनी पुत्री के साथ एक राजदूत भी भेजा था जिसका नाम था मेगस्थनीज। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम कई बार पूछा गया है, पुस्तक का नाम है इंडिका। तो भैया इंडिका में ऐसा उल्लेख मिलता है कि कुल उत्पादन का 1/6 भाग कर लगता था, कुल उत्पादन का, सॉरी, कुल उत्पादन का 1/4 भाग कर यानी कि टैक्स लगता था। तो ये दो चीजें हैं, इन्हें दोनों को हमें याद रखनी है, क्योंकि दोनों उल्लेख मिलता है तो दोनों हमें जाननी है। ओके, तो यानी इनके हिसाब से 1/4 भाग लगता था और उनके हिसाब से 1/6 भाग। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं आगे की चीज़ों के बारे में। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अच्छा, आर्थिक व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, तो आर्थिक व्यवस्था कहने का मतलब आप जानते हैं कि कृषि तथा पशुपालन ही अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। तो अगर हम बात करें तो इस समय जो सरकारी भूमि होती थी उसे सीता भूमि कहते थे। परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि मौर्य काल में सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था, तो उसे सीता भूमि कहा जाता था। लिख लीजिएगा आप कि सरकारी भूमि को इस समय सरकारी भूमि या जमीन, जो राजा की जमीन थी, सरकारी भूमि थी, उसे हम क्या कहते थे भैया, तो उसे हम सीता कहते थे, सीता कहते थे। अच्छा, जब सरकारी भूमि को सीता कहते थे तो निजी भूमि को क्या कहते थे भैया, तो आप कहेंगे भैया निजी भूमि, निजी भूमि, निजी भूमि को हम कहते थे भाग। क्या कहते थे, भाग कहते थे। सरकारी भूमि को सीता भूमि और निजी भूमि को भाग कहते थे। 2 मिनट रुकिए, पानी पी लेता हूँ, गले में चलिए बात करते हैं, थोड़ा खराश लग रहा है गले में। तो अगर मैं बात करूँ, सरकारी भूमि को हम क्या कहते थे, सीता भूमि कहते थे। लिख लीजिएगा, सीता भूमि कहते थे। और निजी भूमि जो खुद की भूमि होती थी उसे भाग कहते थे। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूं तो कुछ चीज़ें और थी कि आपसे पूछ लेगा कि धार्मिक कर को क्या कहते थे, तो आप कहेंगे बलि कहते थे। क्या कहते थे, बलि कहते थे। इस समय कुछ धार्मिक कर भी लगते थे और धार्मिक कर जो था वो क्या था, उसका नाम था धार्मिक कर को हम कहते थे बलि। ये बात ध्यान रखिएगा, बलि।
इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके पश्चात अगर मैं बात करूं साथी, तो इस समय की राजकीय मुद्रा का क्या नाम था। आपसे पूछ लिया जाएगा कि मौर्य काल की राजकीय मुद्रा, मौर्य काल की राजकीय मुद्रा, मौर्य काल की राजकीय मुद्रा क्या थी, आपसे पूछा जाएगा। तो आप कहेंगे भैया मौर्य काल की राजकीय मुद्रा थी पणी। क्या थी? पणी। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप स्टार मार्क कर लीजिए कि मौर्य काल की राजकीय मुद्रा क्या थी। तो पण थी, और ये जो पण थी ये चांदी की मुद्रा होती थी। ये राजकीय मुद्रा थी, ये किसकी बनी होती थी? तो चांदी की, चांदी जिसे हम सिल्वर कहते हैं, सिल्वर की बनी होती थी। और मौर्य काल की राजकीय मुद्रा को हम पड़ी कहते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त मैं बात करूं तो कुछ और मुद्राएं थी, जैसे कि चांदी के सिक्के को हम क्या कहते थे? एक तो राजकीय मुद्रा थी। राजकीय मुद्रा क्या होती है? जो विशेष होती है। लेकिन कुछ और मुद्राएं चलती थी, यानी कि कुछ और चांदी के सिक्के चलते थे, चांदी मुद्राएं चलती थी। उनको हम क्या कहते थे भैया? तो उनको हम कहते थे करसापण। क्या कहते थे? तो आप कहेंगे भैया करसापण। आपसे कभी भी पूछा जाए कि मौर्य काल की राजकीय मुद्रा क्या थी, तो आप कहेंगे भैया पणी। आपसे कहा जाए कि मौर्य काल की चांदी की मुद्रा को क्या कहते थे, तो आप कहेंगे करसापण। अगर मैं बात करूं कि मौर्य काल की स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते थे, सोने की मुद्रा को क्या कहते थे, ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे मौर्य काल की स्वर्ण मुद्रा को हम निष्क कहते थे। क्या कहते थे? निष्क कहते थे। ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, मैं बात करूं तो मैंने सरकारी भूमि की बात कर ली, निजी भूमि की बात कर ली और धार्मिक कर की बात कर ली। लेकिन भैया एक चीज और है, क्योंकि आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में अकाल भी पड़ा था 12 वर्षों का। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि मौर्य काल में अकाल के समय कर नहीं लिया जाता था। इसीलिए आप देखेंगे मौर्य काल में जनता बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि जब अकाल पड़ा था तो टैक्स नहीं लिया गया था। तो आप लिख लेंगे कि अकाल के समय, मौर्य काल में अकाल के समय टैक्स नहीं लिया जाता था, टैक्स नहीं लिया जाता था, नहीं लिया जाता था। इतनी चीजें हो गई, आप इसे नोट करिए। और मैं देख लेता हूँ वीडियो सारी चीजें सही चल रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही चल रही हैं। नोट करिए, फिर आगे की चीजों के बारे में बात करते हैं फटाफट। चलिए बात करते हैं आगे की चीजों के बारे में। अब हम बात करेंगे मौर्य काल की सामाजिक स्थिति के बारे में। समाज उस समय कैसा था, तो उसके बारे में जान लेते हैं। मौर्य काल की सामाजिक स्थिति, फटाफट मैं इसे इरेज करता हूं, फिर आगे की चीजों के बारे में बात करते हैं। ये थोड़ा अच्छे से इरेज नहीं हो रहा है, लेकिन चलिए कोशिश करते हैं। थोड़े स्क्रैचेस पड़ गए हैं यहाँ पर, इसलिए ये अच्छे से इरेज नहीं हो रहा है। चलिए अब बात करते हैं आगे की चीज़ों के बारे में। अच्छा, मैं बात करूँ मौर्य काल की सामाजिक स्थिति के बारे में, तो आप लिख लेंगे, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसमें, बस आप लिख लेंगे मौर्य काल की सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति, मौर्य काल की सामाजिक स्थिति के बारे में। चलिए अगर मैं बात करूं तो मौर्य काल का जो समाज था वो 3 वर्गों में विभाजित था। यानी कि 3 वर्ग ऐसे थे, हम जान लेते हैं कि आप लिखेंगे मौर्य काल समाज, मौर्यकालीन, मौर्य कालीन समाज। 3 वर्गों में विभाजित था, 3 वर्गों में विभाजित था। मौर्यकालीन समाज 3 वर्गों में विभाजित था। भैया कौन कौन से वर्ग थे? तो पहला भाग था नाभिकीय भाग, सबसे प्रमुख होता था नाभिकीय भाग, यानी कि जो नगर थे, या आप कहेंगे मगध साम्राज्य जो था, 3 वर्गों में विभाजित था मौर्य काल में। एक था नाभिकीय भाग। नाभिकीय भाग की अगर मैं बात करूं कि मौर्य काल का जो समाज था,
तो इसका नाभिकीय भाग क्या था भैया? तो नाभिकीय भाग था पाटलिपुत्र। क्या था? आप कहेंगे भैया नाभिकीय भाग था पाटलिपुत्र, क्योंकि मगध की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। राजा जो शासक थे यहीं पर रहा करते थे। तो नाभिक जो एकदम बीचों बीच वाला भाग है, जो सबसे प्रमुख है, वो नाभिकीय भाग है, क्योंकि यहाँ पर शासक रहा करते थे। इसके अतिरिक्त बात करें तो एक था, इसके बाद होता था मुख्य भाग, इसके बाद होता था मुख्य भाग। मुख्य भाग, मुख्य भाग की अगर मैं बात करूं तो पाटलिपुत्र के पास के स्थान को हम क्या कहते थे? पाटलिपुत्र। के पास के स्थान को क्या कहते थे भैया? तो मुख्य भाग कहते थे। यानी कि जो पाटलिपुत्र था वो नाभिकीय भाग था, जो उसके आसपास का क्षेत्र था वो मुख्य भाग में आता था। और इसके बाद होता था दूरवर्ती भाग, या जैसे हम दूरस्थ भाग कहते हैं, दूरवर्ती भाग। दूरवर्ती भाग, दूरवर्ती भाग की मैं बात करूं तो आप कहेंगे कि दूर का स्थान जो था, जो जैसे आप समझ रहे हैं ना, बहुत बड़ा साम्राज्य था, तो जो दूर के भाग थे, दूर का भाग क्या कहलाता था? दूरवर्ती भाग कहलाता था। तो ये तीन भाग थे। समाज तीन वर्गों में आप कह सकते हैं, या जो शासन व्यवस्था थी या जो मगध साम्राज्य था, तीन वर्गों में बटा हुआ था, और इसी को सामाजिक व्यवस्था में रखते हैं। मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए मैं बात करता हूँ यहाँ पर, ऐसे एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ। सर्कल मुझसे एकदम गोल नहीं बन पाता, लेकिन ट्राई कर रहा हूँ। चलिए कुछ तो बन गया ना, तो ऐसे ही हम समझ लेते हैं अच्छे से। इसे मैं थोड़ा अच्छा से बना देता हूँ। चलिए, अगर मैं बात करूँ इसे इस चित्र के माध्यम से समझाना चाहूँ, तो आप देखेंगे ये नाभिक है। आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पढ़े रहे होंगे ना, तो उसमें आपने पढ़ा होगा। तो ये भैया नाभिक है। ये जो नाभिक है इसे हम क्या कहते हैं? ये पाटलिपुत्र है। यहाँ पर जो मुख्य स्थान है इसे हम क्या कहते हैं? नाभिकीय भाग कहते हैं। नाभिकीय भाग, नाभिकीय भाग कहते हैं, नाभिकीय भाग। तो भैया जो नाभिकीय भाग था वो मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र। यहाँ पर शासक रहा करता था। कौन रहता था भैया? तो यहाँ पर रहते थे शासक जी। जो राजा होता था, राजा यहीं पर रहता था। अब भैया ये जो इसके बाहर के पास का जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र पूरा, ये जो क्षेत्र है बीच में खाली हुआ, इसे हम कहते थे मुख्य भाग, क्योंकि ये पाटलिपुत्र के आसपास का क्षेत्र था। तो इसलिए हम इसे क्या कहते थे? मुख्य भाग कहते थे। क्या कहते थे? मुख्य भाग कहते थे। लेकिन जो ये वाला एरिया था भैया, ये जो आपको दिख रहा है, ये दूरस्थ भाग है। तो हम इसे क्या कहते थे? इसे हम दूरवर्ती भाग कहते थे। दूरवर्ती भाग। अगर मैं मगध साम्राज्य को एक सर्कल के रूप में मान लूं, तो ये उसका नाभिकीय भाग हो जाएगा, ये वाला मुख्य भाग हो जाएगा, और ये हो जाएगा दूरवर्ती भाग। इतनी चीजें आपको क्लियर होगी। चित्र से समझा दिया है। वैसे बहुत सुंदर नहीं बन पाया है चित्र, लेकिन ट्राई मैंने किया है। आपको समझना है, बस समझिए आप मेरी चीज़ों को। चित्र अच्छा बने या बुरा बने, लेकिन समझना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ आगे की चीज़ों के बारे में। तो ये तो तीन भाग में विभाजित था। इसके बाद मैं बात करूँ तो अशोक ने स्वयं बौद्ध धर्म क्या किया था? स्वीकार किया था, लेकिन वह सभी धर्मों का सम्मान करता था। तो ये आप लिख लीजिएगा बात, कि सामाजिक स्थिति की मैं बात करूं तो अगर मैं बात करूं इस समय का समाज क्या था, पहले हम समाज की बात कर लेते हैं। तो भैया इस समय का समाज था पितृसत्तात्मक। क्या था? पितृसत्तात्मक था। समाज तो पितृसत्तात्मक ही था, यानी कि जो मुख्य निर्णय थे वो पिता के द्वारा लिए जाते थे। मात्र सत्तात्मक कौन सा समाज था? इसका आंसर भी आप दे देंगे कमेंट बॉक्स में। मैंने पूछा है कि भारतीय इतिहास का कौन सा ऐसा सभ्यता है, या कुछ भी आप समझ लीजिए, जो मात्र सत्तात्मक था, तो वो बता दीजिएगा कि मात्र सत्तात्मक समाज कब था। अगर मैं बात करूँ समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक था, यानी कि जो पुरुष होते थे वही प्रमुख निर्णय लिया करते थे। लेकिन आप देखेंगे तो मौर्य काल में क्या था? स्त्रियों की या महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। ऐसा नहीं था कि पितृसत्तात्मक था तो महिलाओं की स्थिति खराब थी, नहीं, महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। तो अगर मैं बात करूं कि मौर्य काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, तो आप कहेंगे भैया कि मौर्य काल में
महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, अच्छी थी, ये बात हो गई। अच्छा भैया, जो विधवा महिलाएं होती थी उनको पुनर्विवाह करने का अधिकार था मौर्य काल में। तो भैया विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह का अधिकार था, विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह का अधिकार था, पुनर्विवाह का अधिकार था। अशोक ने स्त्री महामात्रों को भी नियुक्त किया था। इन सभी बातों से पता चलता है कि मौर्य काल में महिलाओं की स्थिति बेहतर थी। तो आप कहेंगे अशोक ने अपने 12वें अभिलेख में या अपने 12वें शिलालेख में, 12वें शिलालेख में स्त्री महामात्रों की चर्चा की है, या आप कहेंगे स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की चर्चा की है, महामात्रों की चर्चा की है, लिख लीजिए। तो इन सभी बातों से क्या पता चलता है भैया? तो इन सभी बातों से एक ही कंक्लूजन निकलता है, एक ही चीज पता चलता है कि मौर्य काल में महिलाओं की स्थिति बेहतर थी। सामाजिक स्थिति में समाज तो पितृसत्तात्मक था, लेकिन महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, क्योंकि मौर्य काल में महिलाओं की स्थिति किस लिए अच्छी थी? क्योंकि महिलाओं को पुनर्विवाह का क्या था, अधिकार प्राप्त था। यानी आप देखते हैं कि सती प्रथा जब थी तो विधवा महिलाओं को क्या किया जाता था? जला दिया जाता था। लेकिन पुराने समय में आप देखेंगे विधवा महिलाओं का विवाह नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह का अधिकार था, या आप कह सकते हैं महिलाओं को पुनर्विवाह का अधिकार था, फिर से वो विवाह कर सकती थी। अशोक ने अपने 12वें अभिलेख में यह भी कहा है कि स्त्री महामात्रों की चर्चा की है 12वें अभिलेख में। यानी कि ऐसा है कि महिलाओं को भी कुछ श्रेष्ठ पदों पर रखा गया। इनसे पता चलता है कि इस समय महिलाओं की स्थिति सही थी। इसके अतिरिक्त मैं बात करूं तो अशोक सभी धर्मों का सम्मान करता था। अशोक स्वयं तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, धर्म का अनुयायी था, अनुयायी था, परंतु वह सभी धर्मों का सम्मान करता था, परंतु वह सभी धर्मों का सम्मान करता था। इतनी चीजें क्लियर हैं। तो यानी कि इसके समय में धर्मों की स्थिति भी सही थी, ऐसा नहीं था। वैसे तो ये खुद बौद्ध धर्म को मानता था, लेकिन इसने सभी धर्मों को सम्मान दिया और कभी जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कराया। चाहता तो शासक था अशोक स्वयं, वो जबरन धर्म परिवर्तन करा सकता था। इसके बाद मैं बात करूं तो पशु बलि पर रोक थी। मौर्यकालीन समाज में क्या था, अंत में आप देखेंगे जब अशोक आएगा तो हम लिख लेते हैं, क्योंकि ओवरऑल हमें पूरे मौर्य साम्राज्य की या मौर्य काल की विशेषता बतानी है ना, सिर्फ अशोक की नहीं, ये पूरे मौर्य काल की विशेषता है। तो मैं बात करूं तो पशु बलि पर रोक थी, पशु बलि पर रोक थी। अब भैया पशु बलि पर रोक थी तो आप कहेंगे इसकी चर्चा किस अभिलेख में मिलती है? तो आप कहेंगे प्रथम शिलालेख में। अशोक के प्रथम शिलालेख में यही बताया गया है कि पशु बलि पर रोक है। ये बात ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है, मैंने पढ़ा भी दिया है आपको। तो पशु बलि पर रोक थी। अच्छा भैया, धर्मों का ये सभी सम्मान करता था, लेकिन इसने यज्ञों तथा कर्म कांडों पर रोक लगा दी थी। यज्ञों तथा कर्म कांडों पर अशोक ने रोक लगा दी थी, अशोक ने रोक लगा दी थी, जिससे ब्राह्मणों की आय कम हो गई थी। जिससे क्या हुआ, क्योंकि ब्राह्मण यज्ञ ही क्या करते थे, हवन क्या करते थे, तो जिससे ब्राह्मणों की आय कम हो गई थी, कम हो गई थी। इतनी चीजें आप लिख लेंगे। लास्ट में जाकर राइटिंग थोड़ा बिगड़ जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लिख लीजिए। तो ये थी सामाजिक स्थिति। हमने अच्छे से जान लिया कि सामाजिक स्थिति कैसी थी।
ये सब प्रश्न पूछ सकता है कि पशु बलि पर रोक थी कि नहीं थी, तो मौर्य काल में थी। समाज कैसा था, पितृसत्तात्मक था। और 12वें शिलालेख में स्त्री महामात्रों की चर्चा मिलती है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो 3 चीज़ें आपको क्लियर होंगी, इसे नोट करिए। फिर आगे की चीज़ों के बारे में चलिए बात करते हैं। फटाफट नोट करिएगा, पानी पी लेता हूँ, फिर आगे की चीज़ों के बारे में बात करते हैं। चलिए बात करते हैं प्रशासनिक व्यवस्था की। मौर्य काल के प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, इरेज करते हैं, फिर बात करते हैं। आज बेहतर तरीके से पूरा मौर्य साम्राज्य मैं कंप्लीट करा दूंगा। इसके बाद हम शुंग वंश को पढ़ने वाले हैं कल के वीडियो में। भैया जो बीए वाले स्टूडेंट हैं, मैंने उनके लिए एक वीडियो बना दी है, तो अगर आप अच्छे से रिस्पांस देंगे, आपको अगर समझ में आ रहा है कमेंट करेंगे, तभी मैं उस सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा। नहीं तो मैं ये आदित्य बैच वाली सीरीज पर बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। इससे बेहतर तरीके से एक बार पूरा एंशिएंट हिस्ट्री मुझे, यानी कि पूरी हिस्ट्री मुझे कंप्लीट करानी है, मैंने यही सोच रखा है। 2 मिनट रुकिए, इसे मैं अच्छे से साफ़ कर देता हूँ। थोड़ा साफ़ नहीं हो रहा है तो दिक्कत हो जाती है, रुकिए। थोड़ा सैनिटाइजर लगाकर जब साफ़ करते हैं बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। ये देखिए तुरंत साफ़ हो जाएगा, नहीं तो बहुत गंदा हो जाता है। चलिए बात करते हैं। सैनिटाइजर से जल्दी से साफ़ हो जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ा स्क्रैच पड़ गए हैं, मैंने आपको बताया भी था, इसीलिए साफ़ नहीं होता है जल्दी से। चलिए अब हम बात करते हैं आगे की चीज़ों के बारे में कि मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। हाथ पूरा दर्द करने लगता है जब लिखते लिखते। मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हम बात करेंगे। मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप ऐसे हेडिंग डाल लीजिए, एक सुंदर सी हेडिंग डालिए, मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। अगर मैं बात करूं प्रशासनिक व्यवस्था की, तो मौर्य साम्राज्य एक केंद्रीकृत साम्राज्य था, यानी कि राजा के पास ही सारी शक्तियां होती थी, केंद्र के पास ही सारी शक्तियां होती थी। तो आप लिख लेंगे भैया कि प्रशासन कैसा था, तो आप कहेंगे मौर्य काल का प्रशासन एक केंद्रीकृत प्रशासन था। मौर्य काल का प्रशासन केंद्रीकृत था। अब भैया एक केंद्रीकृत क्या होता है, यानी कि जो राज्य के प्रमुख निर्णय है वो राजा ही करेगा। जो केंद्र सरकार होती नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वैसे ही राजा जो था वही प्रमुख था, वही सारे डिसीजन सुनाता था। इसलिए मौर्य काल की प्रशासन व्यवस्था जो थी वो केंद्रीकृत थी। लेकिन राजा की मदद के लिए मंत्रिमंडल का गठन होता था, या मंत्रिमंडल होता था। तो आप कहेंगे राजा को सलाह देने के लिए राजा को सलाह देने के लिए मंत्रिमंडल था। यानी कि मंत्रियों का मंडल तब भी हुआ करता था, लेकिन प्रमुख निर्णय राजा ही लिया करता था। बस मंत्रियों से क्या करता था, सलाह लेता था। तो राजा को सलाह देने के लिए मंत्रिमंडल हुआ करते थे। इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। चलिए अब हम बात करते हैं आगे की चीजों के बारे में। तो इन्हीं मंत्रिमंडलों में कुछ महत्वपूर्ण मंत्री हैं जिनसे परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो अगर मैं बात करूं मौर्य काल के सबसे प्रमुख मंत्री की, सबसे प्रमुख मंत्री कौन था भैया, तो एक तो होता था भैया राजा, जिसे हम शासक कहते हैं, राजा या हम जिसे शासक कहते हैं। तो ये तो भैया सबसे प्रमुख होते थे, सबसे ज़्यादा पावर इन्हीं के पास होती थी। इसके पश्चात कुछ प्रमुख मंत्रियों के बारे में परीक्षा में पूछ लिया जाता है। ये क्या होते थे, सर्वशक्तिशाली। अब मैं पूरे मंत्रियों की बात नहीं करूंगा, यहाँ पर जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उनकी ही हम चर्चा करेंगे। तो सर्वशक्तिशाली राजा होता था। इसके पश्चात मैं बात करूं तो एक पद होता था अमात्य। अमात्य आपने सुना होगा। तो अमात्य एक प्रमुख होता था। अमात्य क्या होते थे भैया, तो अमात्य को हम प्रधानमंत्री कहते थे। प्रधानमंत्री यानी कि राजा के बाद सबसे ज़्यादा शक्ति किसके पास होती थी, तो प्रधानमंत्री के पास होती थी। और राजा मुख्य तौर पर इन्हीं की सलाह भी मानता था। तो अमात्य जो होते थे वो प्रधानमंत्री होते थे। जैसे चाणक्य क्या थे, प्रधानमंत्री थे, अमात्य थे।
इसलिए चाणक्य की बात हमेशा चंद्रगुप्त मौर्य मानता था। बिंदुसार के समय में भी चाणक्य ही प्रधानमंत्री थे, तो वो अमात्य थे। यानी कि राजा के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा पद होता है वो होता है मौर्य काल में अमात्य का। राजा मुख्यतः इन्हीं के डिसीजन, इनसे सलाह लेकर निर्णय लेता है। इसके पश्चात में बात करूं तो कुछ और पोस्ट पूछी जाती हैं। जैसे आपसे क्या पूछ लिया जाएगा भैया, आपसे पूछ लिया जाएगा सीता अध्यक्ष कि भैया सीता अध्यक्ष कौन होता था। एक मंत्री होता था जिसे हम सीता अध्यक्ष कहते थे। मैंने अभी बताया है कि सरकारी भूमि को हम सीता कहते थे, सीता भूमि कहते थे, और सीता अध्यक्ष यानी कि सरकारी भूमि का अध्यक्ष। तो हम कहेंगे भैया सरकारी भूमि से प्राप्त होने वाले कर का अध्यक्ष या सरकारी भूमि का अध्यक्ष, सरकारी भूमि का स्वामी, भूमि का अध्यक्ष। यानी कि इसका मुख्य कार्य क्या था कि सरकारी भूमि को देखना। एक तरह से आप कह सकते हैं भैया ये कृषि विभाग से संबंधित था। कृषि विभाग जो सरकारी भूमि थी कृषि की, जो किसानों को दी जाती थी खेती करने के लिए, उनका ये अध्यक्ष था, सीता अध्यक्ष। अच्छा भैया इसके बाद अगर हम बात करें तो समाहर्ता एक पद था। एक क्या था पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा आप, समाहर्ता पोस्ट के बारे में। समाहर्ता पोस्ट बहुत बार पूछा गया है। ये भैया किससे संबंधित था, तो ये राजस्व विभाग से संबंधित था, राजस्व विभाग। अब राजस्व विभाग की बात करूं तो जितना भी टैक्स वैक्स आएगा, जितनी सारी चीजें होंगी, चाहे वो व्यापार पर टैक्स हो, कृषि पर टैक्स हो, ये सारी चीजें जो राजस्व विभाग होता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो होता है, वो समाहर्ता के अंतर्गत आता था। यानी कि राजस्व विभाग का मुख्यमंत्री समाहर्ता होता था। आपसे पूछ लेगा कि समाहर्ता मौर्य काल में समाहर्ता पद किससे संबंधित है, तो वो राजस्व विभाग से संबंधित है। पूछ लेगा सीताध्यक्ष पद किससे संबंधित है, तो सरकारी भूमि से संबंधित है या कृषि विभाग का आप कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैं बात करूं तो एक पद होता था सन्निधाता। सन्निधाता बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत बार पूछा गया है। ये इंपॉर्टेंट है और ये तो इंपॉर्टेंट है ही, ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी सभी इंपॉर्टेंट है इसमें, लेकिन ये तीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सन्निधाता की अगर मैं बात करूं तो राजकोष का स्वामी होता था। आप कहेंगे भैया कोषाध्यक्ष ये होता था, कोषाध्यक्ष, या हम जिसे कह सकते हैं राजकोष। यानी हर राजा के पास उसका कोष होता है, राज की जितने धन दौलत होते हैं वो राजकोष में जमा होते हैं। तो ये सन्निधाता कौन था, ये राजकोष का स्वामी हुआ करता था, उसका लेखा जोखा रखता था। तो ये सारी चीजें कौन करता था, सन्निधाता करता था। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो एक पद होता था प्रतिष्ठा। परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा पद की मैं बात करूं, प्रतिष्ठा पद, तो भैया ये फौजदारी मामलों से संबंधित था, फौजदारी मामलों से संबंधित, फौजदारी विभाग आप कह सकते हैं। फौजदारी विभाग या आप कह सकते हैं एक तरह का न्यायालय होता था, फौजदारी विभाग का होते थे ये। अब फौजदारी विभाग क्या होता है भैया, तो आप कहेंगे भैया यहाँ पर क्या होता है, आप जानते होंगे एक दीवानी मुकदमे होते हैं, एक फौजदारी मुकदमे होते हैं। तो दीवानी जो फौजदारी मुकदमा है इसमें क्या आता है, इसमें हत्या आती है। अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है तो वो फौजदारी विभाग में जाएगा, एक तरह से पुलिस की तरह आप समझ सकते हैं। तो भैया ये जो प्रतिष्ठा था, ये अधिकारी होते थे एक तरह से, या आप कह सकते हैं न्यायालय में कार्य करते थे। तो ये क्या होते थे, फौजदारी विभाग के अध्यक्ष होते थे। यानी कि जितनी चीजें होंगी, चाहे वो हत्या हो, चोरी हो, डकैती हो, या लूट मार हो, लूट हो, ये सारे मामले फौजदारी के अंतर्गत आते हैं। और इनकी सुनवाई या इनका निर्णय आप कह सकते हैं, इनको कौन देखते थे, तो प्रतिष्ठा अधिकारी देखते थे। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। इसके पश्चात मैं बात करूं धर्मस्य, एक होते थे भैया धर्मस्य अधिकारी। धर्मस्य की मैं बात करूं तो ये भैया दीवानी विभाग था। दीवानी विभाग क्या होता है भैया, तो भैया दीवानी विभाग होता है कि छोटी मोटी घटनाओं के लिए, अगर आपने किसी की हत्या नहीं की है, बस थोड़ी लड़ाई वड़ाई हो गई है, या आप कह सकते हैं जमीन को लेकर मामला है, तो ये सारी किसमें आती हैं, दीवानी विभाग में आते हैं। किसी ने किसी का खेत में क्या किया, मेड़ होती नहीं, मेड़ काट देते हैं, आगे लगा देते हैं, तो ये वाली घटनाएं जो होती हैं ये दीवानी विभाग में आती है। किसी ने किसी के खेत पर अतिक्रमण कर लिया, या उसके कुछ भाग को अपने में मिला लिया, अपने खेत में मिला लिया। गांव में ये बहुत सारा होता है, बहुत ज़्यादा, एक एक इंच के लिए लोग लड़ जाते हैं। तो ये भैया कभी भी ऐसी लड़ाई होती है जमीन खेत से संबंधित, तो वो विवाद जो होता है जमीन से संबंधित, छोटी मोटी चीज़ें जो होती है जमीन से संबंधित, तो वो दीवानी विभाग में आती है।
और इस विभाग को कौन देखता था भैया? तो धर्मस्य देखता था, अधिकारी होता था धर्मस्य, ये देखते थे। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो आपसे पूछा जाएगा मौर्य काल की सबसे छोटी इकाई क्या थी? मौर्य काल की सबसे छोटी इकाई, मौर्य काल की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, मौर्य काल की सबसे छोटी इकाई की अगर मैं बात करूं साथी, तो आप लिख लीजिएगा मौर्य काल की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम यानी कि गांव थी। और इसका अधिकारी कौन होता था, या आप कह सकते हैं इसका प्रमुख कौन होता था? मुख्य, प्रमुख, प्रमुख्य हो गया, सही कर लीजिए, प्रमुख। क्या लिखेंगे यहाँ पर? प्रमुख। ग्राम होता था, सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? गांव होती थी। और इसका प्रमुख क्या होता था? इसके प्रमुख को हम कहते थे ग्रामिक, ग्रामिक। तो ये बात ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें कि मुख्य न्यायाधीश को क्या कहते थे भैया? एक मुख्य न्यायाधीश होता था, मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश की मैं बात करूं तो भैया मुख्य न्यायाधीश होते थे धर्माधिकारी, धर्माधिकारी। मुख्य न्यायाधीश को धर्माधिकारी कहा जाता था। और ये भैया राजधानी में बैठते थे। कहाँ पर? राजधानी में कहाँ पर बैठे थे? गिर गया मार्कर। तो अगर मैं बात करूं, ये बैठते थे पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में इनका ऑफिस होता था, वहीं पर ये निर्णय देते थे। तो अगर मैं बात करूं, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अमात्य, प्रधानमंत्री, सीताध्यक्ष, सरकारी भूमिका अध्यक्ष, समाहर्ता, राजस्व अधिकारी, सन्निधाता, कोषाध्यक्ष, प्रदेष्टा, फौजदारी विभाग, धर्मस्य, दीवानी विभाग, ग्राम सबसे छोटी इकाई और इसका प्रमुख ग्रामिक होता था। और मुख्य न्यायाधीश कौन होता था? धर्माधिकारी होता था, जो निर्णय सुनाता था। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी दोस्त। अब लास्ट टॉपिक होगा कि आखिर मौर्य काल या मौर्य शासन का अंत कैसे हुआ, मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करते हैं आगे की चीजों के बारे में। चलिए बात करते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण के बारे में। इसे मैं फटाफट इरेज करता हूं और फिर हम पतन के बारे में बात करते हैं कि आखिर मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। फटाफट इरेज कर दें। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आएगी। थोड़ी लंबी है वीडियो, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सभी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर मैं बात करूं तो अगला हेडिंग आप डालेंगे कि मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण, कि भैया कैसे भी ये मौर्य साम्राज्य खत्म होगा। तो आप कहेंगे मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण क्या क्या थे? तो भैया कुछ प्रमुख कारण थे जो माने जाते हैं। अगर मैं मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण की बात करूं तो पहला कारण था कि युद्ध की नीति को त्याग देना अशोक के द्वारा। अशोक के द्वारा, क्योंकि अशोक सबसे महान शासक हुआ, लेकिन इसी ने क्या किया कि युद्ध की नीति को त्याग दिया। तो अशोक के द्वारा युद्ध की नीति को त्याग देना, नीति को त्याग देना सबसे प्रमुख कारण था। यानी कि अशोक ने युद्ध लड़ना छोड़ दिया और इसके बाद के जो शासक थे उन्होंने भी युद्ध लड़ना छोड़ दिया, क्योंकि बौद्ध धर्म को मानने लगा था और अहिंसा, राज्य में अहिंसा नहीं होती। यानी कि आप कहेंगे कि आप बिना हिंसा के अच्छे से शासन चला लें तो मुश्किल है, क्योंकि पड़ोसी राज्य हमेशा आपके राज्य को क्या करेगा? अधिग्रहण करने की कोशिश करता रहेगा। तो अगर आप राजा हैं और आपने युद्ध की नीति ही त्याग दी, राजा हैं, युद्ध की नीति त्याग दी, तो पड़ोसी राज्य तो वैसे आपको लूट लेगा और जीत जाएगा। तो इसीलिए सबसे प्रमुख कारणों में ये था कि अशोक ने युद्ध की नीति को त्याग दिया और इसीलिए मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। दूसरा कारण था कि अशोक का, क्योंकि अंतिम महान शासक था अशोक, और इस वंश का सबसे महान शासक भी अशोक था, जिसे हम सम्राट अशोक कहते हैं, अशोका द ग्रेट। तो अगर मैं बात करूं अशोक की, तो अशोक का बौद्ध धर्म के प्रति अत्यधिक झुकाव, बौद्ध धर्म की तरफ
अत्यधिक झुकाव, अत्यधिक झुकाव, यानी कि अशोक जो था यह बौद्ध धर्म की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव रखता था, क्योंकि बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन बहुत ज़्यादा, जैसे इसने ज़्यादा फोकस किस पर किया, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार पर। प्रजा तो इसके शासनकाल में खुश थी, लेकिन इसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र को भेज दिया, यानी जितने प्रमुख अधिकारी थे सबको दूसरे देशों में भेज दिया कि जाओ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करो। तो बौद्ध धर्म पर बहुत ज़्यादा झुकाव था, ये भी कारण बनता है कि मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। इसके पश्चात अगर हम बात करें तो बौद्ध भिक्षुओं को अत्यधिक दान देना, अशोक द्वारा बौद्ध भिक्षुओं को अत्यधिक दान देना, अत्यधिक दान देना। और भैया जब आप अत्यधिक दान देंगे तो क्या होगा, या आप लिख सकते हैं कि अत्यधिक दान, अशोक द्वारा बौद्ध भिक्षुओं को अत्यधिक दान देने से राजकोष खाली हो गया, राजकोष खाली हो गया। तो भैया ये भी कारण था कि अशोक क्या था कि अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं को बहुत ज़्यादा संपत्ति की आदि दान दे दी, हमेशा दान दिया करता था। इससे क्या हुआ, राजकोष खाली हो गया। या आप देखेंगे उसके पुत्र और पुत्रियां जब श्रीलंका गए तो वहां पर भी खर्चा लगता है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में, इसने खूब सारा धन लुटाया। इसी के कारण अशोक ने पूरा राजकोष खाली कर दिया था। इसके बाद जो शासक है उन्हें राजकोष खाली ही मिला, यानी कि बहुत कम था, तो इसीलिए राज्य में अशांति हुई और मौर्य साम्राज्य के पतन का सबसे प्रमुख कारण बना। क्योंकि आपके पास धन नहीं होगा तो कोई सैनिक आपका कार्य नहीं करेगा, इन सभी चीज़ों से रक्षा नहीं करेगा, क्योंकि सैनिकों को भी वेतन मिलता है। तो ये सारी चीज़ें थी इनके प्रमुख कारण की। लेकिन जो सबसे प्रमुख कारण था वो क्या था, ये सारे कारण हैं लेकिन ये उतने प्रमुख नहीं है, क्योंकि जब तक अशोक का शासन रहता है मगध साम्राज्य एकदम अच्छे से ही रहता है। यानी जब तक अशोक मगध साम्राज्य पर शासन करता है, उसने तुरंत ही अपने शासन के 8वें वर्ष ही कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, लेकिन उसने जब तक शासन किया तब तक वह बहुत ही शक्तिशाली रूप से शासन करता रहा। सबसे प्रमुख कारण क्या था मौर्य साम्राज्य के पतन का, वो कारण था भैया अयोग्य शासकों का, यानी कि अशोक के बाद कोई भी योग्य शासक नहीं हुआ और इसी के कारण मौर्य वंश का पतन हुआ। तो आप लिखेंगे सबसे महत्वपूर्ण कारण कि अशोक के बाद कोई भी योग्य शासक नहीं हुआ, अशोक के बाद कोई भी योग्य शासक नहीं हुआ, योग्य शासक नहीं हुआ। भैया कुणाल आए थे लेकिन उनकी हत्या भी कर दी गई थी। कुणाल अच्छा शासक था, इनके बाद आया था अशोक के बाद, उनका पुत्र ही था, लेकिन उनकी हत्या कर दी गई थी। तो अशोक के बाद कोई भी योग्य शासक नहीं हुआ, और जब भैया योग्य शासक नहीं हुआ तो साम्राज्य का प्रमुख कारण यही है कि इससे साम्राज्य खत्म हो गया। 5वां कारण आप कह सकते हैं कि अधिकारी भ्रष्ट हो गए थे। राज्य के जो प्रमुख अधिकारी थे, अधिकारियों का भ्रष्टाचार, यानी कि राज्य में अंत में क्या हुआ कि राज्य में अधिकारियों ने भ्रष्टाचार शुरू कर दिया, जिससे मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। और भैया पतन हो गया, यही इसके प्रमुख कारण थे। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब क्या होगा भैया, मैंने बता भी दिया था, जब अशोक मैंने पढ़ाया था तो उसमें मैंने इस वंश का अंत कर दिया था। बस ये चीज़ें जो थी, शिलालेख हो गए, सामाजिक स्थिति, इन सबको आज की वीडियो में बताया है। तो अगर मैं बात करूँ तो आप देखेंगे अशोक की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके पश्चात आते हैं कुणाल। कुणाल की भी हत्या कर दी जाती है। इसके पश्चात होते हैं शासक दशरथ, और भैया दशरथ के बाद होते हैं बृहद्रथ। बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था, और इसकी हत्या कौन कर देगा भैया, तो इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग कर देगा। पुष्यमित्र शुंग इसकी हत्या कर देगा। इसकी हत्या कौन करेगा, तो पुष्यमित्र शुंग करेगा, और एक नए वंश की स्थापना करेगा मगध साम्राज्य पर, जिसका नाम है शुंग वंश। तो इतनी चीजें आपको क्लियर होगी। आज मौर्य साम्राज्य एकदम खत्म हो गया है। उम्मीद है आपको यह सीरीज यहाँ तक पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं ये कंटिन्यू रहे, पूरा मैं एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाऊँ,
तो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।